नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी। STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, राज्य व्यवस्था और शासन के एक ऐसे टॉपिक के साथ जो 2019 में तो छाया रहा पूरे देश में, और पेपर्स में भी ये सब बहुत प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है। कहने को तो सिर्फ 5 से 6 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, लेकिन कई बार इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है छात्र छात्राओं में, इसलिए ये बहुत हिट क्वेश्चन के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। नागरिकता क्या होती है? यह नागरिकता, प्रत्येक देश में नागरिक रहते हैं, फिर ये नागरिकता होती क्या है? देखिए, हमारे भारत की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। आप रहते हैं, हम रहते हैं, और कुछ लोग विदेश से भी आकर रहते हैं। जैसे आप भी विदेश में जाते हैं घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऐसे लोग यहाँ भी आते हैं ताजमहल घूमने के लिए, लाल किला घूमने के लिए, होटलों में रुकने के लिए, नौकरियाँ करने के लिए, और आप भी रहते हैं। फिर आप में और उनमें मूलभूत फर्क क्या है? क्या अंतर है? क्या मूलभूत डिफरेंस है आप में और उनमें? क्या वो नागरिक हैं भारत के? नहीं। आप क्यों हैं? क्योंकि आपको संविधान में प्रदत्त कुछ ऐसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं। ध्यान से सुनिए, आप नागरिक क्यों हैं और वो क्यों नहीं है? वो भी यहाँ रह रहे हैं, वो भी यहाँ खा रहे हैं, वो भी यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, फिर वो यहाँ के नागरिक क्यों नहीं है? क्योंकि आपको संविधान के अनुच्छेद 5 से और 11 तक भाग 2 में वर्णित नागरिकता के कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अधिकार शब्द से यहाँ अभिप्राय दोनों प्रकार के अधिकारों से है, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार, दोनों प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त हैं। इनमें से कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशियों को कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच भाग 3 में, इसके अगले अध्याय में, तो वहाँ आप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ आपको ही नहीं विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के नागरिक नहीं कहलाते हैं। वो विदेशी हैं, यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद चले जाते हैं। तो 2019 से ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड है। अब तो कोरोना काल में थोड़ा सा दब गया है, वरना 2019 में तो पूरे साल यही मुद्दा छाया रहा, नागरिकता। आज हम नागरिकता के विषय में एक एक पहलू को बहुत ही अच्छे तरीके से छुएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि आप में से कुछ बच्चे जानते हैं, मेरे द्वारा यहाँ लिखा भी गया है कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। देखिए, मेरे द्वारा आपको सबसे पहले भाग ही पढ़ाया गया था, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत। देखिए, भाग को या अनुसूची को पहले पढ़ना क्यों आवश्यक है? इसलिए कि जब आप अंदर घुस के पढ़ना शुरू करते हैं संविधान में तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, आप समझने लगते हैं चीज़ों को। तो भाग 1 में आपने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में पढ़ा है इससे पिछले लेक्चर में। आज आप भाग 2 में नागरिकता के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहने को नागरिकता में आपको 2 चीज़ें प्रमुख रूप से पढ़नी है। नागरिकता के अध्याय में प्रमुख रूप से आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला और दूसरा, जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा। अब संसद ही इसका क्यों बनाती है अधिनियम, वो आप आगे देखेंगे। संसद के द्वारा जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 में, उसमें जो समय समय पर संशोधन हुए, जैसे अभी 2019 में जो मुद्दा आया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के नागरिकता का जैसे पर्याप्त बवाल मच गया हमारे भारत में, जबकि उसमें बवाल मचने लायक कुछ था ही नहीं। तो वो नागरिकता अधिनियम 1955 एक जो अधिनियम था संसद द्वारा लाया गया था, उसमें संशोधन किया गया। तो मुख्य रूप से आप यहाँ 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला, जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो भी लाए गए, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, वो आप पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक को बहुत विस्तार से, मैंने वन लाइनर नहीं लिखा है यहाँ आपके लिए, क्या बहुत ही खुल के पढ़ सकें। पढ़ने को आप क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 5 में आप इतना पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 5, जन्म से जो व्यक्ति रह रहा है भारत में वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 6 में आप पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया। 7 में पढ़ते हैं भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से भारत आया। और 8 में पढ़ते हैं कि जो विदेश में रह रहा है उसको भी यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये बहुत ही सतही जानकारी है, बहुत एंटर करके पूछता है और समझ को भी विकसित नहीं करता है ये सतही ज्ञान। तो समझ को विकसित करने के लिए आपको बिंदुवार पढ़ना आवश्यक है। चलिए आइए देखिए, अनुच्छेद 5, एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि, अब यहां पे 3 कंडीशंस लगाई हैं।
तीन में से कोई एक शर्त भी जो आदमी पूरा करता है वो भारत का नागरिक होगा। पहला, अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अब देखिए, तीनों शर्तें अलग अलग हैं, समझिए। उसका जन्म भारत में हुआ हो, जैसे हमारा आपका सबका जन्म भारत में हुआ है। 130 करोड़ जनता में से लगभग 129 या 129 करोड़ जनता जिस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की नागरिक है वो यही अनुच्छेद 5 है। आपका जन्म ही भारत में हुआ है। दूसरा, माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है। आपका जन्म हुआ है वाशिंगटन डीसी में, लेकिन आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो उस आधार पर भी आप भारत के नागरिक हैं। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अब यहां पे कंडीशन समझनी है भाई। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से तो माता पिता वाली कंडीशन भी यहां पे अलाउ हो रही है, लेकिन ये जो लाइन यहां जोड़ी गई कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत रह रहा हो, तो ये उन लोगों के लिए जोड़ी गई जो बाहर से आके भी यहां काम करने लगे, बसने लगे। आप जानते होंगे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स आए यहां, एनी बेसेंट जैसे, जो यहां आके बस गए। तो उन एनी बेसेंट जैसे लोगों को इस संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व में भारत में रह रहा हो के आधार पर भारत की नागरिकता मिली। तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी करता है नागरिक, यानी जन्म हुआ हो उसका यहाँ, उसके माता या पिता में किसी एक का जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, तो भैया भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब देखिए, पाकिस्तान से भारत तो लोग दो प्रकार से आए। एक तो लोग सीधे पाकिस्तान से भारत आए, जो अनुच्छेद 6 कहता है। एक है कि पहले भारत से गए वहां मरने और फिर वहां से आ गए। तो पाकिस्तान से जो सीधे लोग भारत से आए उनके लिए अनुच्छेद 6 है, और जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान पहुंचे और फिर पाकिस्तान से लौट के आए उनके लिए अनुच्छेद 7 है। अब ऐसे तो याद करने में समस्या होगी, भूल जाएंगे, लेकिन अगर अंदर का मसाला याद है तो नहीं भूलेंगे। देखिए, आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ाद क्या हुआ? हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान अकेला तनहा अलग एक राष्ट्र बन गया। तो 2 राष्ट्र बन गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ से भाग के वहाँ चले गए। जब बहुत सारे लोग यहाँ से भाग के वहाँ चले गए तो शुरुआती दिनों का अगर आपको कालांतर के बारे में जानकारी हो, अगर आपने इतिहास को पढ़ा हो, तो आपने सुना या पढ़ा होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि मारा काटी जैसी स्थिति आ गई, लड़ाई दंगे होने लगे और काफ़ी असामाजिकता, काफ़ी अराजकता दोनों ही देशों के बॉर्डर्स पे फैलने लगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? एक ट्रेजरी बिल लाया गया, एक बिल प्रस्तुत किया गया, एक परमिट लाया गया, बल्कि बिल कहना उचित नहीं होगा, एक परमिट लाया गया और उस परमिट की डेट रखी गई 19 जुलाई 1948। अभी परमिट क्या था? इस परमिट में यह कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई भारत आ गया है, यानी पहले तो चला गया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का भी गठन हो गया 14 अगस्त को, ठीक एक दिन पहले। तो अगर कोई व्यक्ति चला गया था पहले, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले लौट आया है तब भी भारत का नागरिक होगा। दूसरी क्या कंडीशन है? अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आना चाहता है, भैया तुम्हारा भी स्वागत है, आ जाओ, तुम भी अंदर आओ, हो तो भारत के ही, लेकिन वहां एक कंडीशन लगाई गई कि 6 महीना तक तुम्हें रुकने पड़ी। पहले 6 महीना रुको हिया, तब हम तुम्हें नागरिकता दी। तो ये 2 कंडीशनें यहां पे लगा दी गई। पहला, अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया है, लो नागरिकता रवन्ना थामो, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो पहले 6 महीना ठंडे वस्ते में आ रहो और फिर हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। तो ये कंडीशन है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग। अगली कंडीशन यानी अनुच्छेद 7, पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए। भाई ये तो भाई मसला है, लेकिन नहीं, मसला वो नहीं है, कायदे से समझें। आपने देखा है, देखा क्या बल्कि पढ़ा है इतिहास में, यदि नहीं पढ़ा है तो मेरे द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप सतही ज्ञान के बारे में लोगों से सुनते रहते होंगे और जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को, उसके कई महीनों पहले ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी कि भैया देश का बंटवारा होगा, लगभग बिल्कुल तय है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग देश का बंटवारा होने से पहले ही टुपक के पहुंच गए वहां पाकिस्तान।
लोग पाकिस्तान पहुंच गए वहाँ और रहने लगे वहाँ जाके। अब देश का बंटवारा हुआ, तो देश का बंटवारा जब हुआ तो लोगों को लगा अरे अब तो हम बहुत गलत फैसला ले गए, ये तो बड़ा हम कद्दू, अब छुरी मार दी हमने। अब जब देश का बंटवारा हुआ तो लोगों को महसूस हुआ कि हाँ ये तो हम गलत निर्णय लेने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान से सुनिए, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत लौट आए। डेट याद रखें, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और जब देखा कि नहीं हम तो नरक में आ गए यहाँ, तो फिर वो भारत लौट आए। ऐसे लोगों के लिए उपबंध किया गया अनुच्छेद 7 में कि आपको भी भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन वही हाल करेंगे आपका, पहले चुप्पा 6 महीना यहां रहो। तो अनुच्छेद 6 में भी 6 महीना रहो, अनुच्छेद 7 में भी 6 महीना रहो, ये उपबंध किए गए। तो इनको बहुत विशेषता से आपको याद रखना है। अनुच्छेद 5 जन्म से, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए, अनुच्छेद 7 पहले भारत से पाकिस्तान मरने गए और फिर जब देखा कि नहीं यहां तो नरक है तो फिर लौट के आए। तो ये 3 याद रखने। 8वां बहुत ही आसान है। 8वां उन लोगों के लिए उपबंध करता है जिनके माता पिता या दादा दादी तो अविभाजित भारत में पैदा हुए, लेकिन हम बहुत ही शान से विदेश में पैदा हुए, विदेश में रहते हैं, यहां रहते ही नहीं। तो एक व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है लेकिन उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, उनको नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको 4 मुख्य रूप से पढ़ने हैं, 4 अनुच्छेद मुख्य रूप से पढ़ने हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8। 5 क्या कहता है? जन्म से, जैसे हम और आप। 6 क्या कहता है? जो पाकिस्तान से लोग भारत में आ गए उनको नागरिकता दे देंगे, लेकिन भैया कब, डेडलाइन क्या है? 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? कि लोग पहले भारत से पाकिस्तान गए, करम फूटे थे तभी गए ना, और फिर जब देखा कि यहाँ तो नरक में फंस गए तो फिर लौट आए, यानी भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से लौट के भारत आ गए। लेकिन डेट क्या रखी गई? 1 मार्च 1947 के बाद। तो डेट याद रखें। और अनुच्छेद 8 क्या कहता है? कि भैया हम तो रह रहे हैं विदेश में, लेकिन हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा और दादी, ये सब पैदा हुए हैं यहाँ, इनमें से कोई एक है, ये सब अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और हम कॉलर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तब भी हमारे यहाँ अनुच्छेद 8 आपको यह अनुमति देता है कि नागरिकता का रवन्ना आपको दे देगा। ठीक है, आइए, ये 4 मुख्य थे। इसके बाद इन 3 से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते लेकिन इनडायरेक्टली आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि नागरिकता को देने का, नागरिकता को लेने का किसका अधिकार है? तो भैया नागरिकता आपको दी जाएगी या आपसे छीनी जाएगी, किन किन पहलुओं पर छीनी जाएगी, किन किन आधारों पर दी जाएगी, ये सब काम संसद के हैं, पार्लियामेंट के हैं, लोकसभा और राज्यसभा के हैं। लिखा कहाँ है? ये तो या तो ये पूछेगा कि नागरिकता को अर्जित करने का या छीनने का अधिकार किसको दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा संसद को दिया गया है। अगर पूछेगा कि भैया ये लिखा कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 11 में लिखा है। तो अनुच्छेद 11 का कहता है नागरिकता के अर्जन या समाप्ति, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति, यानी किन पहलुओं के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी और किन पहलुओं के आधार पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यह संसद बताएगा। ये राष्ट्रपति नहीं बताएगा, ये प्रधानमंत्री नहीं बताएगा, ये राज्यपाल नहीं बताएगा, ये उपराष्ट्रपति नहीं बताएगा। ये सारे नाम क्यों ले रहे हैं? प्यारे प्यारे मुन्नो, यही नाम आएंगे ऑब्जेक्टिव में आपके कि नागरिकता के अर्जित करने का अधिकार किसको है, नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसको है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 प्रधानमंत्री, नंबर 3 उपराष्ट्रपति, नंबर 4 संसद। तो ये ध्यान रखें, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को वो अधिकार दिए गए हैं कि वो आपकी नागरिकता छीन सकती है और दे सकती है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप स्वतंत्र हैं किसी भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लें, ऐसी स्थिति में हमारी संसद आपकी नागरिकता की धज्जियां उड़ा देगी और आपको नोटिस भेजेगी कि भैया अनुच्छेद 9 का उल्लंघन कर दिया आप, अब सटक लो यहां से, अब दोबारा नागरिक बन के मत लौटना, यहाँ विदेशी बन के आना। जैसे विदेशी लोग आते हैं, विदेशी बन के आना, घूमना फिरना, खाना, होटलों में खूब पैसा देना, चुप्पा इलाहाबाद और प्रयागराज और आगरा घूम के भाग जाना। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित अनुच्छेद 9। 10, नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उस पर कोई कानून नहीं लाता। आपकी नागरिकता भंग करेगा संसद, बर्खास्त करेगा संसद, छीनेगा संसद, लेकिन वो कब होगा? जब ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 10 में। तो ये 3 अनुच्छेद अच्छे से याद रखें, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं आपका। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी, संसद के अनुच्छेद 9 से। 10 क्या कहता है? नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाता। संसद जब कानून बनाएगा तभी नागरिकता जाएगी, ऐसे हवा में थोड़ी चली जाएगी। और 11वां बहुत ही ध्यान से याद रखें, क्योंकि बहुत ही पूछो जाता है जब क्वेश्चन के नागरिकता को देना, नागरिकता को लेना, यानी नागरिकता का अर्जन और नागरिकता का समापन यह कौन करेगा? यह संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। तो इसको बहुत हाईलाइट करें और घोट के पिए। तो प्यारे प्यारे मुन्नो, ये 7 अनुच्छेद आपको प्रमुखता से पढ़ने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोबारा रिवीजन करा रहा हूं। अनुच्छेद 5, भारत में जन्म हुआ हो, आपका नहीं हुआ हो तो माता पिता में किसी एक का हुआ हो, उनका भी नहीं हुआ हो तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से आप रह रहे हो, इनमें से कोई एक कंडीशन लागू हो, कोई एक, लिख भी दीजिएगा इसे, कोई एक। इसी प्रकार इसमें से भी कोई एक। पाकिस्तान से भारत आए हो, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए हो। कब आए हो भैया? तो 19 जुलाई 1948 से, या तो पहले आ गए हो तो कोई बात नहीं, छुपा आ ही चुके हो, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो पहले 6 महीना रहो और फिर हम नागरिकता देंगे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7, पहले पाकिस्तान चले गए और फिर लौट के आए पाकिस्तान से भारत में, तो उसके लिए 1 मार्च 1947 की डेट निर्धारित करी गई है, इसको ध्यान रखें। अनुच्छेद 8, एक व्यक्ति जो खुद नहीं जन्मा है, यहाँ जन्मा बाहर है या बाहर रहता है, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी, इसमें से कोई एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। 9, 10 और 11 मैंने अभी आपको समझाया। अब देखिए, आपने अनुच्छेद 11 में क्या पढ़ा? मूल रूप से आप अगर देखें तो ये अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, ये सब झूठे संविधान में जुड़े हुए हैं, इनका आज के धरातल पर कोई मतलब नहीं। अब जो पाकिस्तान से भारत आए, अरे जब आए तब आए भाई, पाकिस्तान से भारत कब आए? ये 47, 48, 49 की बात हो रही है। अब ऐसे ही भारत से पाकिस्तान चले गए फिर आए, अरे ये तो सब उस टाइम की बातें हैं ना, आज के धरातल में इनका क्या मतलब है? तो ये सारे अनुच्छेद जो पढ़ रहे हैं ना आप, मुख्य रूप से ये उस समय की देन थी। वो जो विपरीत परिस्थितियां वहां पैदा हुई थी, लोग इधर आ रहे थे, उधर जा रहे थे, असमंजस की स्थिति थी, उस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिए संविधान में ये अनुच्छेद 6 और 7 डाल दिए गए। 11वां अनुच्छेद क्या कहता है? दोबारा समझा रहा हूं क्योंकि आगे आप वही 11वां अनुच्छेद पढ़ेंगे डिटेल से। कि नागरिकता को अर्जित करना या नागरिकता को समाप्त करना अधिकार दिए गए संसद को। यानी अभी तक तो हमने सब छाप छूप के संविधान में ये 5 अनुच्छेद दे दिए, अब आगे का खेल खेलेगा संसद। तो संसद ने भैया खेल खेलना शुरू कर दिया। 1955 में संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम, और उस नागरिकता अधिनियम के आधार पर उसने बताया कि भैया अब हम किसे नागरिकता देंगे और किससे छीनेंगे। तो 5 अधिकार बनाए गए, 5 आधार बनाए गए। ध्यान दीजिए, 5 आधार बनाए गए जिन आधार पर संसद नागरिकता देगी, और 3 अधिक आधार बनाए गए जिन आधारों पर संसद नागरिकता छीन लेगी आपसे। तो देखिए, जन्म के आधार पर, अब इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए। जन्म के आधार पर शुरू में संसद ने यह कहा, नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में, तो संसद ने कहा कि भैया हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, और हम उसे नागरिकता दे देंगे। तो हुआ यह कि लोग पाकिस्तान से आए, अब बच्चा यहाँ पैदा कर दिए, जनसंख्या यहाँ की बढ़ा रहे हैं, आतंकवाद यहाँ बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान से आए, अब बच्चा यहाँ पैदा कर दिए, बच्चा तो यहाँ पैदा हुआ, न मम्मी यहाँ की नागरिक है न पापा यहाँ के नागरिक हैं, बच्चा पैदा हुआ है भारत में। तो शुरू में ये इसका बड़ा ही मिसयूज हुआ। तो फिर क्या हुआ? 1986 में संशोधन कराया इसमें, किसमें? नागरिकता अधिनियम में। फिर ये कहा कि नहीं, तो बहुत बड़ा इसका मिसयूज हो रहा है,
अब एक कंडीशन और लगा दी कि भैया माता पिता में किसी एक का जन्म होना बड़ा जरूरी है। तो अब थोड़ा सा रोक हुआ इसमें, ये जो तमाशा चल रहा था ये तमाशा थोड़ा सा रुका। पहले क्या था, कोई भी आदमी जन्मा हो, पाकिस्तान में है माता पिता और जन्म डिलीवरी कराई आके यहाँ भारत में, तो यहाँ की जनसंख्या ही बढ़ाई और आतंकवाद भी इस बहाने बढ़ाने लगे। तो इसमें 86 में पहला संशोधन हुआ कि माता पिता में कोई एक नागरिक होना चाहिए, और 2003 में और संशोधन हो गया कि माता पिता में कोई एक यहाँ का नागरिक तो होना ही चाहिए, साथ में माता और पिता दोनों वैलिड नागरिक होने चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले 86 में संशोधन हुआ कि नहीं, केवल जन्म के आधार पर नहीं, माता पिता में कोई एक नागरिक हो भारत का तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। फिर 2003 में संशोधन किया गया इसी में कि माता पिता में एक नागरिक तो हो, लेकिन हो दोनों वैलिड नागरिक, भले दूसरे देश के हों, वैलिड दोनों होने चाहिए। अगला वंश के आधार पे, पहला जन्म के आधार पे, अगला वंश के आधार पे। अब वंश के आधार पे बड़ा ड्रामा हुआ। जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया उसमें तो ये कह दिया गया कि वंश के आधार पे, पिता के आधार पे नागरिकता दी जाएगी। मतलब पिता की अगर आपकी नागरिकता है तो वंश के आधार पे आप भी नागरिक हो। अब जो तो हमारे संविधान के अनुच्छेदों की खुली खुली धज्जियां थी कि यहाँ तो भाई लिंग के आधार पे तो मतभेद होता नहीं, लिंग की समानता है, और ये तो खुला खुला लिंग के आधार पे मतभेद हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में 1992 में पुनः संशोधन किया गया, जहां पहले सिर्फ पिता के वंश के आधार पे वंश से रिलेटेड नागरिकता देने के प्रावधान थे, वहीं अब माता को भी डाल दिया गया। 1992 में संशोधन किया गया कि माता पिता किसी एक के वंश के आधार पे, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पिता के वंश के आधार दिया जाएगा। मान लो पिता का वंश यहाँ का है, माता का वंश ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी भी एक का, अगर माता यहाँ की है, पिता ऑस्ट्रेलिया का है, तब भी आपको नागरिकता दी जाएगी वंश के आधार पे। देखिए, पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पे, तो ये तो भैया दो तरीके से है। पहला, आप भारत आए, अब भारत रह रहे हैं, 1 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना आप रहे हैं, वीजा का डेट अपना आप बढ़ा रहे हैं, और हल्के हल्के 7 साल काट दिए। कितने साल काट दिए? 7 साल। ये 7 साल ना भूलें, बहुत पूछा जाता है ये 7 साल। 7 साल तक अगर आप रह चुके हैं भारत में, तो हमारा संसद ये कहता है, संसद का नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि आप नागरिक बनने के लायक हैं। आवेदन करिए, जाइए फॉर्म भरिए, स्टाम्प लगाइए और नागरिक बन जाइए। पहली कंडीशन। पंजीकरण में 2 कंडीशन है। ये पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण मतलब फार्म भरना, नामांकन करना। पहली कंडीशन के 7 साल तक रहना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, विवाह कर लिया आपने, जैसे आप विवाह कर लाए ऑस्ट्रेलिया किसी महिला से, आप गए, अब ब्रिटेन की किसी महिला को भगा लाए या वहां शादी कर लाए, तो आप तो यहाँ के नागरिक हैं, तो आपके नागरिक होने के नाते क्या उसको एकदम नागरिकता मिल जाएगी? सपने में भी ना सोचें। यही प्रिंसिपल लगेगा उसके ऊपर। पहले वो यहाँ 7 साल रहेगी। कितने वर्ष रहेगी? 7 साल। फिर हमारी सरकार आपसे कहेगी अब आ जाओ ऑफिस में, फार्म भरो, पंजीकरण करो, और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेके उड़ जाओ। तो भैया आवेदन से पूर्व 7 साल तक रहना जरूरी है सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर यदि विवाह किया है, यदि विवाह की स्थिति है, तो पुरुष हो या महिला हो, 7 वर्ष उसको भी यहाँ काटने होंगे। तो दूसरा हो गया आपका पंजीकरण, बल्कि तीसरा हो गया। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, जिसमें पहले प्रारंभ में सिर्फ पिता के वंश पे आधारित था, लेकिन 92 में संविधान संशोधन करके माता पिता दोनों को घसीट लिया गया। आइए देशीकरण। देशीकरण में क्या है? देशीकरण में 3-4 कंडीशनें थोपी गई। 10 साल तक रह रहा हो। देखिए, सबकी एग्जाम्पल आप दिमाग में सेट रखें। जैसे एग्जाम्पल्स अगर दिमाग में सेट नहीं है, थोड़ी सी आपने ब्रेन में अपने कहानी नहीं गढ़ी है, तो चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे। देशीकरण, 10 साल तक निवास किया हो, कला या विज्ञान में रुचि हो और भारतीय भाषा के जानकार हो। अब थोड़ा सा दिमाग आप डालिए, अभी थोड़े दिनों या सालों पहले की आप कहानी सोचिए। तो एक अदनान सामी नाम के बहुत ही सुरीले सिंगर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने करियर में बहुत से गाने गाए। एक पिक्चर आई थी कहो ना प्यार है, उसमें तो 2-3 गाने बड़े सुपरहिट उनने गाए थे, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बड़े पसंद आए। तो खैर वो सब छोड़िए। अदनान सामी को आप जानते हैं, पाकिस्तान के मूल नागरिक हुआ करते थे और यहाँ पर आके काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। 10 साल तक रहे वो, लेकिन 7 साल तक रहने पे तो पंजीकरण के द्वारा उनको मिल जाती। तो 7 साल तक रहने पे पंजीकरण के द्वारा उन्होंने नागरिकता नहीं ली, उनकी नागरिकता देशीकरण के माध्यम से मिली। क्यों?
क्योंकि कला या विज्ञान, जो दूसरी शर्त है कि कला या विज्ञान में विशेष रुचि हो, तो कला में तो उनकी रुचि थी भाई, गाना गाना, संगीत में तो कला ही है एक, तो कला में उनकी रुचि थी। और भारतीय भाषा के जानकार भी थे वो, हिंदी के जानकार थे, उर्दू के जानकार थे। तो अगर 10 वर्ष तक रुके हों भाषा या विज्ञान में, कला या विज्ञान में आपकी रुचि हो, और अगर आप भारतीय भाषा के जानकार हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। ये चौथा है आपका। अगला और आखिरी है अर्जित भूमि के आधार पर। तो मुख्य रूप से ये 4 आपको अच्छे से याद रखने हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। आप जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करें तो ये जो संशोधन दिए हुए हैं ये जरूर लिखें, सतही ना पढ़ें, वन लाइनर ना पढ़ें, सिर्फ ऐसे ना पढ़ें कि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए। अरे कब आए ये नहीं पता है, अब पेपर में पूछ देगा, धर के क्वेश्चन देगा आपको कि 19 जुलाई 1948 को आए या 19 जुलाई 1949 को आए। वहाँ तोता बने बैठे हैं आप। तो पाकिस्तान से भारत आए, 6 डिटेल में पढ़े, पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भाग के आए, अनुच्छेद 7 डिटेल में पढ़े, डेट याद रखें। 3 शर्तें हैं, केवल भारत का नागरिक होगा, यही नहीं कि जन्म हुआ है। अरे भैया माता या पिता में किसी एक का जन्म हो तब भी चलेगा, माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले से, कब से, 5 साल से भारत में रह रहा, तब भी चलेगा। तो चटपटे अंदाज में ये लिखें, याद करें। ये आपके हो गए अर्जन। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया इस अनुच्छेद 11 के तहत, जिसमें कहा गया कि संसद को अधिकार है, तो संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 लॉन्च कर दिया। क्या क्या कहा, यह भी बताया कि भैया किसे किसे मिलेगी, यानी आर्जन के प्रारूप क्या होंगे, और यह भी बताया किस किस की जाएगी। तो मैंने यहां लिखा नहीं है, मैं यहीं छोटा छोटा लिखे दे रहा हूं। 3 तरह से जाने के प्रावधान थे। पहला स्वेच्छा, स्वेच्छा से चली जाएगी। स्वेच्छा मतलब आपने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, स्वेच्छा से आपने त्याग पत्र दे दिया, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, कॉमन सी बात है, ऐसे तो त्याग पत्र देंगे नहीं, ऐसे आपको रोहिंग्या तो बनना नहीं है कि त्याग पत्र यहां से भी दे दिए और वहां से भी कहीं से नहीं ली अपनी नागरिकता। तो आपने पहले कहीं की बाहर की नागरिकता ले ली और स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। इन केस आपने नागरिकता तो ले ली लेकिन त्याग पत्र दिया ही नहीं, तो फिर भैया हम करेंगे आपको बर्खास्त। त्याग पत्र दिया नहीं, नागरिकता लिए बैठे हैं ब्राजील की, तो हम क्या करेंगे, आपको बर्खास्त कर देंगे। तो संसद आपको ऐसी स्थिति में बर्खास्त कर देगी। तीसरी कंडीशन है वंचित करना। वंचित करना, अब भाई वंचित कैसे करेंगे, खा रहे हैं भारत का, गा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने हमला किया है, चीन ने हमला किया है, आप साथ दे रहे हैं शत्रु देश का। तो ऐसी स्थितियों में संसद को यह अधिकार है कि आपकी नागरिकता को वो वंचित कर दे, आपको नागरिकता से, आपको कहीं का ना छोड़े। तो या तो स्वेच्छा से आप त्यागपत्र दे दिए, यदि नहीं देंगे तो संसद आपको बर्खास्त कर देगी। और अगर आप गलत नीतियों में लिप्त हैं, देश के विरोध में आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वंचित भी किया जा सकता है। तो प्यारे मित्रों, यह नागरिकता के विषय में संपूर्ण खजाना है और हमको नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आना है। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 2019 में जो संशोधन हुआ, देखिए बहुत सारे संशोधन हुए, आपने जैसा कि मैंने आपको बीच में पढ़ाया अभी कि 1986 में संशोधन हुआ, 3 में हुआ, 92 में हुआ, ऐसे ही 2005 में हुआ, 2015 में हुआ। 2015 में तो खैर माइनर संशोधन किए गए। 2019 में धमाका हो गया इस नागरिकता अधिनियम 1955 में। 2019 में एक धमाका संशोधन हुआ, आप में से लगभग सब जानते हो संशोधन के बारे में। तो ऐसा ही एक विस्तृत वीडियो उसके बारे में बनाएंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, अब कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट लें और बहुत जल्दी अगले चैप्टर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव्स जरूर लगाएं, क्योंकि सिर्फ पढ़ के आप भूल जाते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं तो इसकी बहुत कम प्रायिकता है कि आप भूलें। चलिए, मैं बहुत जल्दी आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।